अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्दर की इमरान खान से मुलाकात हो गई और मीडिया में अब सब अच्छा है की रिपोर्ट दी गई है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से भी उनके ख़ानदान की मुलाकात कराई गई थी, यानी मुलाकातों का सिलसिला अब चल निकला है और उम्मीद भी जारी की जा रही है कि इमरान खान से उनके ख़ानदान और वकीलों की मुलाकातें भी शायद बहाल हो जाएंगी। और मुलाकातें बहाल हो जाती हैं तो हुकूमत और पीटीआई के माबैन जमी बर्फ़ पिघलने में ज़रा देर नहीं लगेगी और ये सब एग्रेसिव बयानिए से पीछे हटने और एक दूसरे को ललकारने की बजाय मुफाहमती हिकमत अमली के तहत होता नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत अब भी एहतजाज और लॉन्ग मार्च की तैयारियों में नज़र आती है, जबकि साबिक सीनियर क़यादत मुज़ाकरात और अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए मामलात हल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में अब भी इख्तलाफात हैं और हर रोज़ ये इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि इमरान खान के बाद पार्टी में हर शख्स अपने आप को लीडर समझता है और इसी तरह से हुक्म देता है। उन्होंने असम्बली में बात ना करने देने पर चीफ व्हिप आमिर डोगर पर तनकीद की और ऐवान में आज़ाद हैसियत से बैठने का भी ऐलान किया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात इसी तरह बढ़ते रहे और हुकूमत के साथ मसलहत के तहत मुज़ाकरात करने की बजाय एहतजाज की कॉल दी जाती रही और एहतजाज भी नाकाम होता रहा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात के तौर पर रही सही जो ताकत है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। पीटीआई में इख्तलाफात का खात्मा और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त कैसे हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध सीनियर सियासतदान इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने ज्वाइन किया। आज आपकी मुलाकात भी हुई कोट लखपत जेल में। पहले तो उस मुलाकात में बताइएगा कि मुलाकात कैसी रही, क्या डिस्कस हुआ, कितनी पेशरफ्त हुई? बहुत शुक्रिया फरवा, हमारी आज बड़ी लंबी मुलाकात रही। तकरीबन 2-2.25 घंटे हम जेल में थे और जो सारे दोस्त वहाँ पर हैं मौजूद, उन्होंने सबने ये बात की हमसे कि जी जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल विजडम नजर नहीं आती। अच्छा, अब मैं जब भी ये बात करता हूँ, मिलके आता हूँ, तो पीटीआई के दोस्त थोड़े से नाराज हो जाते हैं कि जी आप पता नहीं क्या आप साजिश कर रहे हैं। साजिश कोई नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उनसे दोस्तों से मिलने जाते हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा। सो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि जी हमारी वजह से उनको दोबारा से याद रखा गया, पार्टी में लोगों ने उनको याद करना शुरू किया। दूसरा ये कि उनकी तरफ से कोई पैगाम रसानी भी हो जाती है आसानी से। सो उनका ये ख्याल था कि जो इस वक्त पॉलिटिकल थिंकिंग है पीटीआई में उसका फुकदान है और उसकी वजह से पीटीआई को पे दर पे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सो पीटीआई इस वक्त मुतमिल नहीं हो सकती किसी बड़े मार्के की कि वो मजीद टकराव की सियासत का हिस्सा बने, बल्कि पीटीआई को इस वक्त मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। सबके सब मजबूती से पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और सब हिम्मत जमा है उनकी, लेकिन जाहिर है कि उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये नजर नहीं आ रहा कि क्या पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी है ही कोई नहीं। और बिल्कुल राइटली सो, हम भी सारी तो उन्होंने कोई पैगाम आज आपके जरिए भेजा है कि ये बेशक चाहे जिसकी भी मुलाकात खान साहब से हो, ये पैगाम आप किसी को दें और वो आगे से खान साहब तक पहुंचा दें? नहीं, वो जाहिर है कि उनका यही पैगाम है कि वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए और इसके लिए वो समझते हैं कि अगर कभी उनको मौका मिला, किसी केस की पेशी में वो साथ हुए या किसी की बेल हो गई इन लोगों में से किसी की या कोई पेरोल पे रहा हुआ, तो वो जरूर जाकर यही बात करेंगे। तो बड़े क्लियर हेडेड है सारे के सारे, कंफ्यूजन कहीं नजर नहीं आई मुझे। ठीक, अच्छा, इनमें शाह महमूद कुरैशी साहब के चांसेस तो हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन रिकॉर्ड भी 9 मई के हवाले से भी हम जब देखते हैं तो कोई ऐसी उम्मीद जाहिर की गई या आपको ऐसा कोई एहसास हुआ कि शायद अगर पेरोल की बात हो रही है या बाहर आने की हो रही तो शाह महमूद साहब कुड बी द फर्स्ट वन? कुड बी, आई डोंट नो, लेकिन शाहजी के केसेस जो हैं वो अब ये प्रूफ हो रहा है कि देखिए मैं और शाहजी तो 9 तारीख को
साथ ही आए थे ना कराची से इस्लामाबाद, हाँ जी, हाँ जी। जब हम जहाज में चढ़े तो कोई हंगामा शुरू नहीं हुआ था, और जब हम जहाज से उतरे तो हंगामा भी हो चुका था, और हम एयरपोर्ट में फंस गए थे, गाड़ियां नहीं आ सकी थी, इंटरनेट डाउन था। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं मार्शल लग गया है, क्या ऐसा हो गया है, टीवी में कुछ नजर नहीं आ रहा। सो हमने उसके बाद हमें ही पता चला कि जी ये इस तरह का काम हो गया, और हम कोई 11 बजे करीब घर पहुंचे। सो हम तो दोनों ये बात साबित करने में कामयाब हुए अदालतों में, क्योंकि हमारे पास बोर्डिंग कार्ड था, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड था, सारा कुछ था। तो शाहजी के ऊपर मुकदमा जाहिर है कि वो दूसरों के मुकाबले में कम एविडेंस मांगे, तो मुमकिन है कि शाहजी की बेल हो जाए, लेकिन कोशिश है कि सारे दोस्तों की जो जो अडियाला जेल में इस वक्त, अडियाला कह रहा हूँ, जो जो कोट लखपत जेल में सब मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे किसी बेल पे या लेकिन ये उनकी इस बात का मेरा ख्याल से उनको इदराक तो होगा कि उन्होंने एक जो लेटर लिखा था खान साहब को, आपको भी याद होगा, कुछ माह पहले की बात है, और उसमें उन्होंने सेम वही बात की थी जो आज आपसे मुलाकात में की है, या उससे पहले फवाद चौधरी साहब से मुलाकात में हुई थी कि बातचीत करनी है। तो उनको ये इदराक तो है कि वो खान साहब ने रद्द कर दी थी। अब इस चीज़ के बारे में क्या सर्टेनिटी है कि ये जो बातें उनके साथ आपने की हैं, और आप ऑप्टिमिस्टिक दिखाई भी दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये इमरान खान साहब भी इस पे कायल हो जाएंगे और वो मान जाएंगे उनकी बात, क्योंकि पहले नहीं हुई थी ऐसी बात? देखिए, मुझे लगता है कि जो खान साहब ने पहले भी कई बार ऑफर की है बातचीत की, और उन्होंने बातचीत, याद होगा आपको, पावर टॉक्स टू पावर वाली बात भी की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के पास साथ बात पे जोर दिया था। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करूंगा, हुकूमत से नहीं। तो मेरा ख्याल है कि देखें, हुकूमत भी जो बात करेगी वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही करेगी, वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए। और अब आजकल जो बातचीत हो रही है, जैसे सलमान सफदर साहब भी मिलकर आए खान साहब, ये मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, अपना पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहा हूँ, तो वो भी मिलकर आए हैं, 3 घंटे बैठे हैं, तो उन्होंने जाहिर है 3 घंटे खान साहब से उनकी आंख की तो नहीं पूछा होगा, आंख की सेहत के बारे में। 3 घंटे तो ये बात नहीं हो सकती, तो लिहाजा बहुत सारी बातें हुई होंगी। मेरा ख्याल है बेटर सेंस विल प्रिवेल, और जो खान साहब के दोस्तों के पैगामात कोट लखपत जेल से खान साहब को पहुंचे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने गौर जरूर किया। तो शिकवे शिकायतें हुए कोई थोड़ा सा कि आप आ गए, ज़ाहिर है कि आप लोग तो साथ ही रहे हैं एक ज़माने पे, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है वो नहीं जाती है, वो अडियाला जाने को प्रेफर करती है? डायरेक्टली कोई पर्सनल शिकायत तो नहीं की, लेकिन ये बात उन्होंने जरूर की कि हमें भूल गए थे दोस्त सारे, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया मेरा और नवीर मौलवी साहब का कि आप लोगों ने खासतौर से हमारे दोस्तों को याद दिलाया कि भाई यहाँ पे भी पार्टी के लीडर्स मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और कोई पार्टी का बंदा जाके उनसे मशावरत करने के लिए कोई मूवमेंट में किसी चीज में कोई नहीं चाहता उनसे मिलना। एग्जैक्टली। और ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, ज़रा ये भी डिस्कस तो हुआ ही होगा, तो इस पे शाह साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? देखिए, वो शाह साहब, मैं अब सारी बातें तो आपसे कर नहीं सकता टीवी पे, लेकिन जो कर सकता है वो बता दूं। शाह साहब का ख्याल ये था कि महमूद खान अचकज़ई बेशक एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के मिजाज को नहीं समझते। अच्छा। तो बेहतर होता कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई होता, लेकिन बहरहाल अब खान साहब का क्योंकि ये फैसला है, लिहाजा पार्टी को उनके साथ, अचकज़ई साहब के साथ चलना चाहिए। लेकिन पार्टी के तो अपने मिजाज के जो लोग हैं वो उनके आपस में मिजाज नहीं मिल रहे इस वक्त, जो मौजूदा क़यादत है। अच्छा, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ज़ाहिर है कि मैं आपकी पर्सनल राय भी जानना चाहूँगी कि खान साहब ने जो फैसला किया महमूद खान अचकज़ई साहब को अपॉइंट करने का, इस पे आपने उनकी भी राय बताई, आपकी राय क्या है? क्या ये दुरुस्त फैसला? और दूसरा साथ एक सवाल और भी ले लें कि आप लोग जितनी भी एफर्ट पुट कर रहे हैं ये नेशनल डायलॉग कमेटी बनाकर, इसको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन ही नहीं कर रही, सिरे से रद्द कर रही है, हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं, वी ऑल कैन सी दैट। तो ये हाउ वुड दैट मर्ज? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको रद्द करे ना करे, पहले वो आपसी झगड़ों से तो निमट लेना। अब जो पेशावर में भी लड़ रहे हैं, इधर भी लड़ाई हो रही है, उधर भी लड़ाई हो रही है, इन लोगों को तो कोई परवाह है ही नहीं कि पीछे हो क्या रहा है। भुगत रहे तो खान साहब है, वो लोग हैं जो जेल में है। तो लिहाजा हमारी तो कोशिश ये है कि किसी तरह डायलॉग शुरू हो जाए, खान साहब, उनकी बेगम साहिबा
دیگر جو اسیران ہیں, جو کوٹ لکھپت میں ہیں, جو ہمارے ورکرز ہیں, خواتین ہیں, وہ کسی طرح جب باہر آنے کی ان کی صورتحال بنے گی, ٹیمپریچر ڈاؤن ہوں گے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر دس از فار خان صاحب ٹو ڈیسائڈ کہ وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ اس وقت جو لارڈ موجود ہے یہ تو خائف ہے نا, خوفزد ہے. یہ تو خوفزدہ اس چیز سے ہے کہ جی کوئی ہماری جگہ نہ لے لے, کیونکہ یہ ڈیزرو کینڈیڈیٹس ہیں نہیں, باہر سیاسی طور پر آ گئے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خوف ہے. بہرحال ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے, ہمارا تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بھی کوئی خوشی کا سودا تو نہیں تھا, لیکن بہرحال اب دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. تو پھر جب خان صاحب آئیں گے لیکن خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ کے پی سے کچھ کنٹینرز بھی نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے اسلام آباد کی طرف, تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز اب آن دا کارڈز ہے, کیونکہ جو کل اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو سہیل آفریدی بھی گئے جو بڑا خوش آئند ہے, پھر انہوں نے بیٹھ کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کے خلاف وہ پی ٹی آئی کی جو بریگیڈ ہے وہ شروع ہو گئی آلریڈی, کہ یہ بوٹ پالش کرتا ہے, ہاں کہ جو یہ بوٹ پالش کرتا ہے, یہ فلانا کرتا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا. یہ بالکل ایک پاگل پن کی حرکت ہے کہ اگر عمران اسماعیل صاحب since you mentioned it کہ بریگیڈ کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ we have no idea. علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں بقول مروت صاحب کے, یا بشرا بی بی صاحبہ کا بھی کوئی گروپ ایکٹیو ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کر کون رہا ہے. دیکھیں آج کے دور میں نا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کون کنٹرول کرے, یہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا, یہ سب انڈیویجولی لگے ہوئے ہیں. اور اس میں سے موسٹلی جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کی سبسکرپشن مل جائے اور مال بنے, ان کا پیسے آئیں ان کے پاس. اچھا, اور ان سے ڈر کے پی ٹی آئی والے اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ کبھی بھی زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ لیڈر جو ہے وہ عوام کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے تو میں اس پیچھے چلوں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو لیڈ کرتا ہے آگے سے. یہ پیچھے چھپے بیٹھے, صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کس کو گالی پڑی, آج سے اس سے بات نہیں کریں, کل کس کو پریز کر رہے ہیں, بس اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے شروع ہوئے. یہ اس طرح پارٹی نہیں چل سکتی, نہ کوئی لیڈر بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو سہیل خان آفریدی صاحب کے رویے میں تبدیلی آئی ہے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد, ہم نے بہت ساری چیزیں آپٹمسٹک دیکھی ہیں جس کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو چینج آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو گفتگو ہوئی ہوگی, تو یہ آپ کو کس حد تک ان لانگر رن لگ رہا ہے کہ وڈ بی اپلیکیبل یا ڈویبل ہے کہ اس سے تھوڑی سی چیزیں آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں سہیل آفریدی سے بہت زیادہ ریزسٹنس جو ہے نا وہ علی امین گنڈا کو دے رہا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن سہیل آفریدی بڑی ذہانت سے اور بڑی طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے کہ چیزوں میں مزید بگاڑ اور خرابی پیدا نہ ہو. تو اب سہیل کا بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ایک طرف اس سے توقع یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس دے, دوسری طرف توقع یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ایز آف کرنے میں مددگار ثابت. سو آئی تھنک ہی از موونگ ویری وائزلی اور اچھا کام کر رہا ہے. اور جو ملاقاتیں سہیل نے شروع کی ہیں وہ بھی بہت خوش آئند ہیں. امید ہے کہ ان چیزوں سے عمران خان کو فائدہ پہنچے. یہ جو دو بیان ہیں, ایک بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے کل آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب اسلام آباد کی طرف کوئی مارچ نہیں ہوگا, بٹ آن دی ادر ہینڈ ناؤ وی سی اندر اسٹیٹمنٹ فرام ہز سسٹر. اور علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ لیڈرشپ میں سے جو لوگ تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتے وہ پارٹی سے الگ ہو جائیں, ورنہ میں باہر آ کر خود سب کو پارٹی سے نکال دوں گا. 2 people important in that circle جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسپیس ہے, سرکل ہے, پلس ون از the chairman right now and the other one is very like blood relationship, اور دونوں کی statements contradict کر رہی ہیں. دیکھیں اس سارے کیس میں نا صرف ایک ہی شخص جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے عمران خان. نہیں تو عمران خان کے نام پہ تو دونوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. عمران اسماعیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ چڑھائی نہیں کرنی, وہ کہہ رہے ہیں حصہ نہیں ہوگا تو ہم میں سے نہیں ہے. علیمہ باجی عالم آپا جو ہے وہ شی از ناٹ لیڈر آف پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان ہے. عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین لگایا. اب آپ سے میں انفائٹ کی بات کر رہا تھا نا, یہ انفائٹ کا حصہ ہے کہ وہاں چل یہ رہا ہے کہ چیئرمین کی بات ہی نہیں کوئی سنتا, چیئرمین صاحب اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پاتے. لیکن جب مشال یوسف زئی صاحبہ کی بات ہوتی ہے تو علیمہ خان صاحبہ انفلوئنس کرتی ہیں, پھر اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب پھر بتاتے ہیں کہ ہم کارروائی بھی کریں گے, ان کو کیا کہتے ہیں حاضر بھی تو کر لینا.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے, بٹ ہمیں جب ہم ایکٹ دیکھتے ہیں تو ایکچولی لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ انفلوئنس کر رہی ہے پارٹی میں, کیونکہ جو جنرل سیکرٹری ہیں علیمہ خان has become the face of resistance for PTI. کوئی روڈ پہ تو نکل نہیں رہا علیمہ خان کے علاوہ, وہ جا کے اڈیالہ بیٹھ جاتی ہے. تو وہ چاہے ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تعداد میں ہو اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, لیکن وہ وہاں پہ فیس آف ریزسٹنس تو بن گئی ہے, تو لہٰذا لوگ ایسے پیچھے چل گئے. لیکن عمران خان نے بالکل کلیئرلی اپنے خاندان کو پی ٹی آئی کی سیاست سے, پاکستان کی سیاست سے دور رکھا. انہوں نے اپنی حکومت میں بھی دور رکھا, حکومت سے پہلے بھی کبھی بھی حصہ نہیں تھے اور بعد میں بھی حصہ نہیں ہوتے. عمران خان ڈائنیسٹک پالیٹکس پہ یقین ہی نہیں رکھتا. سو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے کسی کو بھی. بہنیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں, بٹ پارٹی کے معاملات پارٹی کے چیئرمین کو ہی چلانے چاہیے. لیکن ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ چیئرمین صاحب بے بس ہیں, کیونکہ جب بیان بہن کی طرف سے آتا ہے تو ورکرز جو ہیں وہ ادھر زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں, جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب کافی بار ایسا ہوا ہے کہ بیانات بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے علم ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیونکہ دونوں ایک ہی شخصیت کا نام استعمال کر رہے ہیں اور ایک ہی جماعت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں سم ہاؤ. بیرسٹر صاحب جو ہے نا وہ اسرٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے پاورز. تحریک انصاف کے آئین میں لکھا ہوا ہے کتنے پاورز ہیں چیئرمین کو, بے انتہا بے بہت اختیارات ہیں ان کے پاس. وہ اسرٹ ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو. وہ جس دن اسرٹ کرنا شروع کر دیں گے, اپنے پاور ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے, ہو سکتا ہے طبیعتاً وہ سافٹ آدمی ہے, میرا خیال ہے کوئی بہت سختگیر آدمی نہیں ہے, وہ لڑائی جھگڑے والے آدمی بھی نہیں نظر آتے مجھے. میری بہت زیادہ ان سے ملاقات نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ طبیعتاً سافٹ آدمی. تو اگر وہ طبیعتاً بھی ایسے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سی ایم صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے بھی تھوڑا سا شفٹ کیا ہے, چینج کیا ہے, اور آپ نے خود کہا کہ بریگیڈ, تو طبیعتاً ہونا یا معاملات تو ان کے ہاتھ میں ہی ہے نا. چیئرمین تو وہی ہیں, اناؤنسڈ بھی وہی ہیں, خان صاحب کی طرف سے بھی وہی ہیں, تو پھر ٹیکنیکلی تو ان کی ہی بات مانی جانی چاہیے نا. میں نے آپ سے یہی عرض کیا نا کہ وہ اگر اسرٹ کریں گے تو ان کی بات مانی جائے گی نا. اگر وہ ڈھیلے ہو جائیں گے, somebody else is calling the shot and he's not stopping it, یا وہ جب آپ کو لگتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک مخصوص گروپ ہے جو بعد میں تنقید کا نشانہ بناتا ہے, اس کی وجہ سے اسرٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, I don't know, ممکن ایسا ہو, لیکن اگر یہ انہوں نے اسرٹ کرنے اپنے پاورز تو ان کو جو یہ آرڈر کرے پارٹی میں وہ نہ کرے تو اس کو یہ شوکاز دے دیں, 4 آدمی کو شوکاز دیں, اگلے دن سے سب ٹھیک ہو جائے. لیکن I don't know یہ کیوں اتنا اسے سافٹنیس کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں, جو جس سے خرابی ہو رہی ہے, کوئی بہتری نہیں ہے. ٹھیک, لاسٹلی اب اور ملاقاتیں متوقع ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی طرف سے حکومت کے لوگوں کے ساتھ, یا ایک بار جی بالکل ہماری بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈیول ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ ہماری جو کوششیں ہیں کہ ڈائلاگ کسی طرح شروع ہو جائے, وہ کسی کے بھی تھرو ہو, کہیں سے بھی ہو, لیکن شروع ہو جائے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی بھی ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ کچھ خبریں سنیں. حکومت کے ساتھ ملاقات میں کامیابی مل رہی ہے آپ کو؟ جی حکومت کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ہماری. ہمارے دیکھیں نا, ہم نے تو آپ سے عرض کی کہ 2 فریق ہے نا بیسیکلی, تو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی تو یہی کلیم کرتی ہے نا کہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو لہٰذا دونوں طرف ہماری کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور بات چیت کا ماحول بن سکے. اور اس پورے کیوٹک سیناریو میں آپ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی کوشش کریں گے؟ ملاقاتیں کھل جاتی ہیں تو جی کریں گے, عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کریں گے, بشرا بی بی کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے, اور بہت ممکن ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ آنے والے چند دنوں میں رہا بھی ہو جائیں بیل پر, اور پھر ان سے ملاقات میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک, آپ لگتا ہے کہ پر امید ہے تو شاہ صاحب پہلے رہا ہوں گے یا بی بی صاحبہ پہلے رہا ہوں گی؟ کوئی اطلاع نہیں ہے مجھے, لیکن میری اپنی پولیٹیکل انالیسس مجھے لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی جلد رہا ہو سکتا ہے, لیکن بشرا بی بی کے چانسز زیادہ ہیں. اور پھر بشرا بی بی ڈائلاگز میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ مل سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں, وہ کیونکہ خان صاحب کے بہت قریب ہے, خان صاحب سے مشاورت میں بھی ان کو شامل رکھتے ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ وہ پارٹی کی کمان سنبھال سکتے. ٹھیک, بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے. ملاقات ہوئی آج کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ, بڑی طویل ملاقات تھی, اس کا حال احوال ہم ڈسکس کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीनियर जाहिद खान साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, ये जो आज मुलाकात भी हुई है फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, और फिर हमने देखा है कि पिछले गुज़श्ता एक हफ्ते से बहुत सारे मामलात बेहतर हुए हैं। फॉर इंस्टेंस बैरिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है बीइंग फ्रेंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर सलमान साहब की, वो भी एक यानी कि फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स दैट पॉजिटिवनेस। तो आप समझते हैं कि इसके बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, और इंक्लूडिंग अलीमा खान साहिबा का जो बयान है वो भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरवा आपका। देखें फरवा, कुछ चीज़ें हैं जो एक स्मूथ पिच पे चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फिर एग्जांपल देता हूँ हमेशा वही कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी जेल काटी थी, लेकिन क्या उनकी जेल इस तरह थी जिस तरह इमरान खान साहब की या उनकी जोजा मोहतरमा की जेल है? क्या उनके कोट लखपत जेल के रिकॉर्ड नहीं बताता कि सैकड़ों लोगों का दिन को लंच होता था, मुलाकातें होती थी, बहुत सी चीज़ें होती थी। ऑन द अदर साइड जब हम इमरान खान साहब की बात करते हैं तो क्या उनको आइसोलेशन में रखना कहीं इंसाफ का तकाजे पूरे करता है, कोई दीनी तकाजे पूरे करता है? किसी तरह की कोई मुझे किसी मुल्क की मुझे कोई एग्जाम्पल कोट कर दें यार, आप नेल्सन मंडेला से जुल्फकार अली भुट्टो तक आ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कॉलोनियल दौर में भी नहीं हुआ। मुलाकातें आप देख लें कि जो आपके वॉर के प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW जिनको कहते हैं, उनको भी मुलाकातें हुई। गुलगोशन से भी आपने मुलाकातें करवा दी, और खान साहब से मुलाकात ना करने की कोई जस्टिफिकेशन कभी गवर्नमेंट का कोई शख्स भी लॉजिकल नहीं दे सका। और हमने जितने दरवाजे खटखटाने थे कानून के, हमने खटखटाए और हमें रिलीफ भी मिलता रहा। इस रिलीफ मिलने की वजह से ही, क्योंकि हमारे नेचुरल और जेन्युइन ग्राउंड्स होते थे ना, उसको डिनाई करना किसी के बस में नहीं होता। और उसके ऊपर अल्टीमेटली फिर 26 और 27 अमेंडमेंट लानी पड़ गई कि यार जजेस ही अपनी मर्जी के लें ताकि चीजें ना हो। अब आप इस न्याय पे पहुंच चुके थे कि इससे आगे अभी मुलाकात होना शुरू हो जाएगी, कल हम देखेंगे भी। लेकिन अलीमा खान साहिबा फिर ऐसे मौके पर अगर कह रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कि लीडरशिप में से जो लोग तहरीक का वजन नहीं उठा सकते वो पार्टी से अलग हो जाए, वरना मैं बाहर आकर खुद सबको पार्टी से निकाल दूंगा। बल्कि ऑन दी अदर हैंड जाहिर है कि ये मैसेज उन तक पहुंचा है। जो मिलने गए हैं बैरिस्टर सलमान साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने तो मीडिया पे कोई ऐसी बात ही नहीं की, मैं तो जो रिपोर्ट है वो जमा कराऊंगा कोर्ट में। मैं यही बात कर रहा था कि सलमान सफदर साहब, क्योंकि हमारी पार्टी के नहीं, वो प्राइवेट हायर्ड काउंसिल है। सलमान सफदर साहब बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, बड़ा अच्छा हमसे प्रोफेशनल रिलेशन है। मैं और वो दोनों साइफर में काउंसिल भी थे, मैं शाह साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था। इज अ थॉरो जेंटलमैन। उनको कोर्ट ने एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट डिक्लेयर करके वहां पर भेजा खान साहब के पास, और उनसे जो उनकी रिपोर्ट थी वो अंडर माय अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी अपनी और अदरवाइज भी, वो कोर्ट में ही सबमिट होनी चाहिए थी। उन्होंने एक सेंसिबल रिस्पांस दिया और सेंसिबल तरीके से उन्होंने कहा जी कि मैं सबमिशन कोर्ट में कर दूंगा अपनी जितनी भी चीजें उनके पास आई हैं। एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट यही उन पे बाइंडिंग थी और यही होना चाहिए था। अगर एज अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट मैं भी होता तो मैं भी शायद यही बात करता, हाँ क्योंकि मैं पार्टी वर्कर हूँ, पार्टी का एक मैं रुकन हूँ, तो डेफिनेटली मैं हो सकता हूँ उनकी फैमिली मेंबर्स को बताता कि जी उनकी सेहत अच्छी है एंड दैट्स इट। लेकिन अदरवाइज जितनी क्वेश्चन क्यूरीज की गई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए उनको भेजा, तो फरवा वो तो उनको कोर्ट में ही सबमिट करना चाहिए ना। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और वो कोर्ट में सबमिट होगी तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो मेरे पास भी आ जाएगा, आपके पास भी आ जाएगा, अलीमा खान साहिबा का जो ये बयान है, ये इसको हम किस पैराए में लेंगे? ये बयान मेरे ख्याल ये बयान इस मुलाकात से पहले का होना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने इससे कबल बात की थी एज पर माय इंफॉर्मेशन। इस मुलाकात से पहले भी तो कोई ऐसी मुलाकात हुई नहीं है जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है। देखिए आखिरी मुलाकात जो हुई ना वो मेरे ख्याल 20 दिसंबर को गौहर साहब की हुई, और उससे पहले 4 नवंबर को शायद जो है वो हुई थी उद्मा खान साहबा की। उससे पहले 28 सितंबर को मेरी हुई थी, और मेरे बाद शायद एक मुलाकात और हुई जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, गौहर साहब, अली जफर साहब, नहीं पंजोता साहब, ये लोग गए थे। सो रेयर, मतलब इतने कम नंबर है कि हम उसको याद कर रहे हैं। बट जाहिद खान साहब याद कर रहे हैं ऑब्वियसली। हाँ जाहिद खान साहब, ये जो अभी जाहिर है कि थोड़ी सी बर्फ पिघल भी रही है, बट ऑन दी अदर हैंड वी आर सीइंग कि अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफा है वो 17 महीने लग जाते हैं उसको, उसकी एक्सेप्टेंस को। और फिर असेंबली से जो अपोजिशन लीडर 3 यानी पंजाब, अपर हाउस और कौमी असेंबली से उनको जो फारिग किया जाता है, उसके बाद 3 महीने बाद तकर्रुरी की जाती है अपोजिशन लीडर्स की। और फिर जो मेन मुद्दा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का, जिसका वक्त गुजर गया है, उस पर भी अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से बात करने के लिए कोई लेटर नहीं लिखा गया, कोई ऑफ़र नहीं दी गई। ये हुकूमत हर काम में ताख़ीर
جان بوجھ کے کر رہی ہے یا معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے قدم لیا جا رہا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. مجھے اگر آپ بات کرنے کیونکہ بخاری صاحب نے بات کی جیل کی، حالانکہ جیل کا میں اس چیز کی کبھی پریوا نہیں کرتا ہوں کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یاد کریں کہ آپ لوگوں نے بھی کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے جواب میں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یاد ہو کہ نواز شریف کی بیوی جب بستر مرگ پہ پڑی ہوئی تھی لندن میں، وہ بات کرنا چاہتے لیکن جیل والوں نے اس کو ٹیلی فون نہیں دیا بات کرنے کے لیے. تو وہ بھی ایک کہانی ہے. اس سے پہلے جب عمران خان امریکہ میں ایک جلسہ عام میں کہہ رہا تھا کہ میں صاحب میں آؤں گا، اب سے اے سی بھی اتاروں گا، پنکھا بھی اتاروں گا. تو یہ چیزیں دیکھیں سیاسی لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے جیل کا ایک مینو ہے، اس کی طریقے سے چلنا چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم بہتر تھے تو آپ بھی بہتر نہیں تھے. آپ نے بھی وہ جو کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ابھی ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کو ملاقات کا حق تو ہے کہ وہ کرے، لیکن آپ نے یاد کیا کہ جب عظمیٰ نے اس کے بہن نے ملاقات کی، جب باہر وہ آئی، اس نے جو بات ہی کی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح باتی تھی کہ بڑی مشکل تھا، پھر حالات مشکل کی طرف جا رہی تھی. اس لیے حکومت نے پھر یہ کوشش کی کہ ملاقات نہ ہو، اور ملاقات ہو تو صحیح طریقے سے ہو. تو ابھی شروع ہو گیا. یہ ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک مذاکرات ہوں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. چیف منسٹر ہمارے خیبر پختونخوا کا جب سے پہلے بھی آیا تھا تو آپ دیکھیں کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا، کبھی کیا کرتا تھا. ابھی یہ جو دوسرا آیا تو ہم اس کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیے چڑھائیے ان سے، ان چیزوں سے، ٹھیک ہے وہ آپ کے احتجاج آپ کا حق ہے وہ کرے، لیکن دوسری طرف آپ فیڈرل گورنمنٹ سے مل کر جو ہماری صوبے کی صورتحال اس سے حالات اظہار ہے ہمارے، اس پہ رحم کرے. عوام نے ووٹ دیا، تیسری دفعہ آپ وہاں پہ حکمرانی کر رہے، جو ہمارے لوگوں کا جو برا حال ہے اس کو کم سے کم تو نظر رکھے. اچھا ہوا تو ملاقات کی. ابھی آپ کو یاد ہے کہ میں نے اپنے جو اس میں جرگہ بلایا تھا اسپیکر پختونخوا اسمبلی میں، اس میں نے تقریر کی تھی، اور پارٹی کی طرف سے میں نے نمائندگی کیا تھا. اس میں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ کو اگر اس پہ اعتراض ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں تو آپ ایفیکٹس کمیٹی کی میٹنگ بلایا کریں، اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہے. تو اللہ نے کیا، وہ بھی 2 دفعہ ایفیکٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی. اور آپ والی بات ہے کہ ابھی اس طرف جو کل سلمان صدر صاحب کی ملاقات ہوئی یا آج کوئی ہوئی، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. اور مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اگر آپ اس میں وہ مل بیٹھ کر کوئی چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے تو کوئی راستہ نہیں نکلے گا. اس ملک کو ضرورت ہے اپوزیشن اور حکومت مل کر آگے اس کو لے کے جائے. وہ تب ممکن ہے جب آپس میں دیکھیں اختلافات تو رہتے ہیں، اگر اختلاف نہ ہوتا تو ایک پارٹی ہوتی، لیکن اختلافات تو رہتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ضرورت ہے کہ مذاکرات. اور جہاں تک محمود خان چکزئی صاحب ہے، وہ ایک سینئر آدمی، بہت سینئر پالیٹیشین ہے. میں ملاقات بھی اس سے ہوئی تھی اس دن، تو مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے حالات بہتری کی طرف جائے گا. اور جو یہ بیچ میں آپ نے کہا نا برف کا پگھلنا، یہ میرے خیال میں یہ خوشائن بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور جو مسائل ہے وہ اقوام متفقین سے حل ہونے چاہیے. ٹھیک، حل تو ہونے چاہیے، بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ بات تو ایک عرصے سے ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی کہتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں، بات بھی کرتے رہے. لیکن بخاری صاحب اب کل جمعرات ہے اور جمعرات ملاقات کا دن ہے. کیا کچھ ہے کوئی خبر سورسز کی طرف سے کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ کلیئرنس دے دے کہ بہنوں کی ملاقات یا فیملی کے ممبران کی جو ملاقات ہے وہ ہوگی کل، یا چانس پہ ہے؟ دیکھیں فربا، جو ہمارے ملاقات کے دن تھے وہ اسپیسیفکلی انڈر دا لا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر، پہلے فل بینچ نے، اس کے بعد پھر لارجر بینچ نے اس کو اکنالج کیا. 2023 میں آرڈر ہوا تھا. دین اس کے بعد آپ کو پتا ہے 26ویں 27ویں امینڈمنٹ کے بعد نئے ججز لائے گئے اور لارجر بینچ بنا، اور لارجر بینچ نے بھی اس کو اکنالج کیا. اور حکومت اس کے خلاف کبھی کوئی اپیل یا کبھی وہ اس کے لیے ٹو اپیل کے لیے نہیں گئے، اس لیے وہ فائنلٹی اٹین کر گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے تحت جو ہے تھرسڈے کا دن جو ہے دیٹ از اونلی اینڈ اونلی میٹنگ فار دا فرینڈس. اور جو ٹیوزڈے کا دن ہے اس کے اندر 6 وکلاء ہوتے ہیں اور فیملی ہوتی تھی خان صاحب کی. یہ 2023 سے نومبر 2024 تک پہلے فیملی جاتی تھی، اندر بھیج دیتے تھے 6 بندوں کو یہ، اور پھر 35-40 منٹ بعد ہمیں باہر نکال دیتے تھے. اور
थर्सडे को जो है वो तो 4 नवंबर 2024 को किसी की मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मीनवाइल इस पे फरवा ये होता था कि आपका खान साहब के ट्रायल चलते थे। जब ट्रायल चलते थे तो ट्रायल के अंदर वकीला हम जाते थे, कई और मुल्ज़मानों के वकील जाते थे, तो बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर अंदर जेल के अंदर हो जाता था कि जज बैठा होता था, आपकी मुलाकात भी हो जाती थी, खान साहब से बहुत सी चीजें शेयर हो जाती थी, और क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। 4 महीने से ट्रायल ही खत्म हो गया। मतलब 4 महीने से जो मैंने आपको मुलाकातों का बताया, जो काउंटेबल चीजें थी, उनके अलावा कभी कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, ना जज गया, ना खान साहब का कोई केस शुरू हुआ। एक दिन जज गया, जज ने जाके वहां सजा सुनाई और आ गया, दैट्स इट। सो मतलब ये कि इंटेंशनली किया गया, और इसकी रिस्पॉन्सिबल होली सोली गवर्नमेंट आती है, क्योंकि इमरान खान साहब, एक चीज आपको मैं बताऊं, और बुशरा बीबी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के इस्लामाबाद के पर्चों में वो जेल में बंद है। अब इस्लामाबाद के अंदर जितने भी उनके पर्चे हैं ना, क्योंकि इस्लामाबाद में जुडिशल लॉकअप नहीं है, जेल नहीं है, जेल के तैयार हुई पड़ी है। मोटरवे से आप उतरते हैं ना, तो राइट साइड पे देखें आप, तो आपको तैयार हुई पड़ी है। कंप्लीशन के लिए पैसे नहीं है, गरीब गुरबी हुकूमत अरबों रुपए बसंत पे लगाती है, लेकिन इन चीजों के लिए नहीं है। तो हमें अल्टीमेटली जितने भी प्रिजनर्स होते हैं इस्लामाबाद के, वो हमें हडियाला शिफ्ट करने पड़ते हैं। नियरेस्ट जेल पिंडी की हडियाला है। हडियाला जो आती है वो पंजाब के नीचे आती है, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी कंट्रोल जो चला जाता है फरवा, वो चला जाता है होम सेक्रेटरी सीएम के पास, और वो सारा पंजाब पुलिस आ जाती है उसके अंदर। अब बात यह है कि खान साहब से मुलाकात डेफिनेटली कल फ्रेंड्स की होनी चाहिए, उसकी भी लिस्ट आती है, सलमान राजा साहब लिस्ट देते हैं उसकी, और उसके बाद ट्यूसडे को दोबारा बहनों की मुलाकात के लिए आ जाएगी। नाउ द थिंग इज, अब देखना ये है, वंस अगेन द बॉल इज इन द शोल्डर इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट राइट नाउ कि भाई आपने क्या करना है, आप कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, कैसे चलेंगे। कल हुज़ैफा रहमान साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने मुझे जो बात बताई और कही, उन्होंने कहा वी विल सी अबाउट इट, और वो ये है कि खान साहब, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बाहर के बंदे ने गारंटी नहीं दी है, बल्कि खान साहब ने खुद जेल इंतज़ामिया को गारंटी दी है कि कोई पॉलिटिकल ऐसी बात नहीं होगी, और उसी के बिहाफ पे ये मुलाकातें हो रही हैं। अब ये कल का दिन ज़ाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू पिच्ड आउट स्केच, एक्चुअली आपने, हाँ जी, आपने स्केच आउट किए क्विकली बुखारी साहब। मैं कर्ज कर दूं आपको फरवा, इन मिनिस्टर्स का तो अल्लाह ही हाफिज है। आपके 3 सीनियर मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और हुज़ैफा साहब भी मिनिस्टर हैं उनके, इन सब ने, आपको याद हो तो उन्होंने कहा था खान साहब भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं है, ठीक है, उनको हॉस्पिटल नहीं लाया गया। ये तो आपका शुक्रिया जिनके सोशल मीडिया से और आपके न्यूज चैनल से ये चीज निकली कि खान साहब को लाया गया। आज तक तो डॉक्यूमेंटेशन उनकी नहीं दी गई, आज तक तो उस डॉक्टर से नहीं मिलने दिया गया किसी को जिसने, पिम्स हॉस्पिटल है ना, ये हमारे साथ है, इस्लामाबाद में रहता हूँ ना, मेरा शहर है, छोटा सा तो शहर है, हॉस्पिटल के किसी को डॉक्टर को पता है, आप लोगों ने पूछा उनसे, फैमिली को नहीं बताया गया। सो और मिनिस्टर्स आखिरी दिन तक कहते रहे कि हमें नहीं पता, फ्राइडे सैटरडे को सर्जरी होती है, और उसके बाद जाके थर्सडे वाले दिन जाके आपका एक मिनिस्टर कहता है हाँ जी हो गया। तो मैं मिनिस्टर्स की कौन सी बात पे यकीन करूं, या यही समझूं कि यार इनके आले पले तो है कुछ नहीं, नो वन नोज। लेकिन मुझे चले आप इसको इस तरह देख रहे हैं, बात को मैं सीरियस तो नहीं लेता हूं, सच्ची बात है। एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है, आप हो जी, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है, और वो ये है कि शायद हुकूमत जो है वो चाह नहीं रही कि अगर बताती शायद तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें वुड हैव बीन डिफरेंट। बुखारी साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मजीद सवालात करेंगे। तो यू इस खान साहब कि आपने महमूद खान अचकज़ई साहब का भी जिक्र किया, उनकी भी मुलाकात ज़राए बता रहे हैं कि शायद इस हफ्ते अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो भी खान साहब से जेल में जाके मिलें। तो क्या तब्दीली हो सकती है? असल आपने बात की, हकीकत है, देखिए ये चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी और हो रही थी, लेकिन जब पीटीआई ने अपना 8 फरवरी का शटर डाउन किया और पायजाम के हड़ताल की ऐलान किए थे, तो हुकूमत थोड़ा से पीछे हट गई थी। और वो इसलिए कि उसके बयान का आपने याद होगा कि उसने कहा था कि जब हम हड़ताल किया और जब हम तहरीक की बात शुरू करते हैं तो हुकूमत मुज़ाकरात के रेट लगाती है और उससे हमारी तहरीक में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसलिए हुकूमत पीछे हट गई थी और हुकूमत ने कहा जब 8 फरवरी गुजर जाएगी उसके बाद में सब कुछ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह, मुझे वो मिनिस्टर का तो मुझे नहीं पता, वो मिनिस्टर खुद जवाब दे सकता है, लेकिन मुझे ये एक मुझे तो हालात बेहतरी की तरफ नजर आ रहे और इंशाल्लाह अभी बेहतर जाएंगे। जो सूरत हाल है, मैंने जिस तरीके से महमूद खान साहब की बात की है उसका भी हो सकता है। और देखिए मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन मुलाकातों के बाद जो उसमें बीबी ने जिस तरीके से बात की थी, मेरे ख्याल में उससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे यही फिर बात बन जाती है कि जी वो इश्तिहाल फैलाना चाहती हैं वो, या अफरा तफरी फैलाना, ये चीजें होती हैं। तो मुलाकात का तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, मुलाकात मिली गया और मेरे ख्याल में जो भी एपिसोड चल रहा है मुलाकात का हो गया या मुज़ाकरात का हो गया,
बड़ा सादा सा सवाल है, क्या इसमें मुक्तदरा की इमाम शामिल है या उन्होंने छोड़ दिया है कि जो सियासी जमातें तय करें? मुझे तो मुक्तदरा का ना इल्म है, न कभी मुक्तदरा की नज़दीक में रहा हूँ, तो मैं तो वो नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जो बात करता हूँ एक सियासी लिफ्ट की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने 40 साल सियासत की इस मुल्क के अंदर, और फिर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो या तो अपने जो मालूमात है उसकी बिना पे करता हूँ, या जो मैं एक सियासी कारकुन के नाते उससे करता हूँ। मुझे उनका नहीं पता कि उसका है या नहीं है, या उनसे पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं जो क्यों बोलूँ। सिर्फ यही है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मैं उसको एनालिसिस करके फिर बताता हूँ। और चूंकि मैंने महमूद खान साहब की इसलिए बात की कि महमूद खान साहब को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, हम इकट्ठे रहे हैं और वो सीनियर सियासतदान है। उस दिन मैंने उसको जब सुना, मैंने देखा, तो मुझे यही लगा कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी ये आज भी तकरीरें जो उधर हुई है, ठीक है, तल्ख भी होती है, सारी चीजें होती है असेंबली में, लेकिन फिर भी कोई मस्बत तरीके की तरफ चल पड़ा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर देखिए ये मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन नहीं हो सकता है जब हम आवाज की ये लाए। क्योंकि देखिए हमें दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सामना करना है, जिससे हमारी मईशत की बर्बादी हो रही है, हमारी जड़ें खोखले हो रही हैं, और उसके लिए हम जब एक पेज पे नहीं होंगे, जब हम इकट्ठे नहीं होंगे, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और उम्मीद में इसलिए ज्यादा पुरुम्मीद हूँ कि हमारी सुबह से ज्यादा चीज वहीं से होती थी, और वहाँ पे अभी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की मुलाकात का, फिर एथिक्स कमेटी का, फिर वो जो बयानात आ रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के लिए एक है, तो ये मेरे ख्याल में मसाइल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे जो लग रहा है मैं बेहतरी समझ देख रहा हूँ, और मुझे बेहतरी की नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं आपको बेहतर नजर आ रहा है, उसमें ज़रा कि मजीद बेहतरी एक ही जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हो सकती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसको सबूतास ना करें या इसमें कोई ऐसे बयान ना दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट अली बुखारी साहब। अब ये जो मुज़ाकरात की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इससे पहले वज़ीर आज़म साहब की चैम्बर में मुलाकात हो सकती है महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, ये राना सनाउल्लाह साहब के बकौल था कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये मुलाकात पहले होगी, आपको होती हुई 1-2 हफ्तों में दिखाई दे रही है, कोई चेंज ऑफ बॉडी लैंग्वेज है? देखें फरवा, नौबत जहाँ तक आ चुकी है कि 5 महीने लगे अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए और अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के लिए अपॉइंट करने में। इट टुक 5 मंथ्स। और आज हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की और अपोजिशन लीडर की बात होगी। क्या ये चीजें पॉलिटिकल नॉर्म्स में आती हैं? क्या इसका किसी के पास जवाब है? क्या इसका ये जवाब है कि जी आपके ट्वीट्स आ जाते हैं या आपकी जुबान बंदी होगी? क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं फरवा के प्रोग्राम में बैठ के अपनी बात करूं, आज़ादी सहाफत की बात नहीं करूं, आज़ादी वकालत की बात ना करूं, आज़ादी अल्फाज की अदायगी ना करूं? इस मुल्क का शहरी नहीं हूं मैं। या तो कहें कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, या तो कहें ये चीजें सब गलत हैं, भाई हमने डंडा रखा हुआ है, जो बोलेगा उसके सर फाड़ देंगे हम डंडा मार के। ऐसे तो नहीं है फरवा। क्या मैं ये बात नहीं कर सकता? अच्छा चलें मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ। क्या डॉन लीग्स हमारी थी? मुझे आप बता दें। क्या जो वो एक एम्बेसडर हमारे बैठे हुए थे, वो कौन सा था जिसके लिए नवाज शरीफ साहब वर्दी पहन के जरदारी साहब के खिलाफ चले गए थे? क्या वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं थी चीजें सारी की सारी? क्या वो चीजें हमसे ज्यादा, क्या वोट को इज्जत दो, ये खलाई मखलूक की हमारे अल्फाज थे? ऐसे तो ना करें ना। जो चीज सही लगे वो सही है, जो गलत लगे वो गलत है। ठीक है, लेकिन जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं, आप और हम दोनों जानते हैं कि उसका नतीजा नून लीग ने कहाँ भुगता है और कैसे कैसे भुगता है। फिर उसके बाद उन्होंने भी सीखा। यही चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं मैं आपको मैं आई डिसेंट वो इस वजह से कि अगर सीखा नहीं है तो फिर आज बैठे नहीं होते। अब प्रॉब्लम ये है कि यही बात वो चाह रहे हैं कि आप, हाँ जी, आप लोग भी समझ जाएं ऑन टाइम। अगर तो आपने देखिए, अगर तो आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है ना फरवा, तो फिर तो आपको इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं लगती। क्या पावर पॉलिटिक्स ये मुझे बुरी लगती थी अगर मैं करता कि यार मैं 50,000 वोट से इस्लामाबाद से जीता हूँ और कल मुझे ऑफर होती कि नहीं आप आ जाएं तो आप इसमें शामिल हो जाएं, या आप इधर ही रहें हम आपको बना देते हैं। भाई कॉम्प्रोमाइजेस कभी भी नहीं होते प्रिंसिपल्स के ऊपर। एक पॉलिटिकल वर्कर है ना, मारे खा के यहाँ तक पहुंचे, तो ऑनेस्टी तो शो करेंगे ना अपनी। बाकी तो अल्लाह की मर्जी होती है। सदाब बादशाही तो अल्लाह की है, पिछले बड़े बड़े लोग चले गए।
لیکن آپ جب پرنسپلی سٹینڈ لیتے ہیں تو فروا اس پہ آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا, اس کے لیے آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے, ہم دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں, میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار نون والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پولیٹیکل لوگ, کیا خواجہ سعد رفیق ان کے پولیٹیکل ورکر نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ورکر کی آواز ہے وہ پہنچنی چاہیے, اس حساب سے فیصلے ہونے چاہیے. میں بہت شکریہ علی بخاری صاحب, آپ نے وقت نکالا. خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی وقت نکالا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.